नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब से जॉब्स में। दोस्तों, इस चैनल पर हमने हरियाणा जीके की क्लासेज शुरू की हैं और हरियाणा जीके के अंतर्गत हमने शुरुआत की है हरियाणा के इतिहास से। हरियाणा के इतिहास के अंतर्गत हमने प्राचीन हरियाणा का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने प्राचीन हरियाणा के इतिहास से संबंधित उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्राचीन हरियाणा के इतिहास को कंप्लीट करने के बाद हमने शुरुआत की है मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास की। मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल के अंतर्गत 2 वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। उत्तर मुगल काल के अंतर्गत पहली वीडियो में हमने चर्चा की थी हरियाणा में अहीर शासन के बारे में, बंदा बैरागी के बारे में और नादिर शाह के आक्रमण के बारे में। उत्तर मुगल काल के अंतर्गत दूसरी वीडियो में हमने चर्चा की थी बल्लभगढ़ का उदय और बल्लभगढ़ का पतन तथा हरियाणा में मराठा शक्ति के बारे में। उत्तर मुगल काल के अंतर्गत तीसरी वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे नजीबुद्दौला और महादजी सिंधिया के बारे में कि किस तरह से नजीबुद्दौला ने हरियाणा पर अधिकार किया और किस तरह से महादजी सिंधिया का हरियाणा पर अधिकार हुआ। इन पर चर्चा करने से पहले पिछली वीडियो में हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया था मराठों से संबंधित। एचएसएससी कई बार ये प्रश्न पूछती है कि मराठों का हरियाणा पर पूर्ण रूप से अधिकार कब हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा 1756 1757। मराठों का हरियाणा पर पूर्ण रूप से अधिकार कब हुआ 1756 1757 में। पिछली वीडियो में ही हमने चर्चा की थी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और मराठों की हार हुई। जब अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तीसरी लड़ाई जीत चुका था और वापस लौट रहा था तो वापस लौटते समय अहमद शाह अब्दाली ने उत्तर हरियाणा का जो इलाका था उस समय वो जैन खां को सौंप दिया। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तीसरा युद्ध जीतने के बाद जब वो वापस लौट रहा था तो उत्तर हरियाणा का इलाका किसे सौंपा? जैन खां को। किसको सौंपा? जैन खां को। जैन खां कौन थे? सरहिंद के गवर्नर। पानीपत का तीसरा युद्ध जीतने के बाद जब अहमद शाह अब्दाली वापस लौट रहा था तो उत्तर हरियाणा का इलाका किसे दिया उसने? जैन खां को, जो कि सरहिंद के गवर्नर थे। पानीपत का तीसरा युद्ध जीतने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली का सर्वेसर्वा बना दिया नजीबुद्दौला को। और जैसे ही नजीबुद्दौला दिल्ली का सर्वेसर्वा बना तो हरियाणा पर अधिकार नजीबुद्दौला का हो गया, क्योंकि उस समय का हरियाणा जो है दिल्ली के अंतर्गत आता था और जैसे ही दिल्ली पर नजीबुद्दौला का कब्जा हुआ तो स्वाभाविक रूप से हरियाणा पर भी कब्जा किसका हो गया? नजीबुद्दौला का। अब जैसे ही नजीबुद्दौला का हरियाणा पर कब्जा हुआ उसके बाद 1764 में 2 संघर्ष हुए। 1764 में 2 संघर्ष हुए। पहला संघर्ष हुआ सिखों और जैन खां के बीच। पहला संघर्ष किसके बीच हुआ? सिखों और जैन खां के बीच। और इस संघर्ष में जो है जैन खां की हार हुई। जैन खां कौन थे? जैन खां सरहिंद के गवर्नर थे जिनको अहमद शाह अब्दाली ने उत्तर हरियाणा का इलाका सौंपा था। तो सिखों के साथ संघर्ष में जैन खां की हार हुई और सिखों की जीत हुई और जीत के साथ ही सिखों ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत और करनाल पर कब्जा कर लिया। 1764 में पहले संघर्ष में सिखों ने जैन खां को हरा दिया और सिखों ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत और करनाल जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1764 में एक और संघर्ष हुआ। ये संघर्ष था
नजीबुद्दौला और सूरजमल के बीच। 1764 में दूसरा संघर्ष किसके बीच था? नजीबुद्दौला और सूरजमल के बीच। सूरजमल कौन थे? भरतपुर के राजा। और 1764 के संघर्ष में सूरजमल ने जो है मेवात, रोहतक और झज्जर के इलाकों पर कब्जा कर लिया। और इन इलाकों पर कब्जा करके सूरजमल ने यहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया जवाहर सिंह को। 1764 में दूसरा संघर्ष किसके बीच हुआ? नजीबुद्दौला और सूरजमल के बीच। और इस संघर्ष में सूरजमल ने मेवात, रोहतक और झज्जर के इलाकों पर कब्जा करके यहाँ का उत्तराधिकारी जवाहर सिंह को बना दिया। लेकिन 1764 में ही एक बार फिर नजीबुद्दौला और सूरजमल के बीच संघर्ष होता है और इस संघर्ष में जो है सूरजमल की मृत्यु हो जाती है और नजीबुद्दौला दोबारा से मेवात, रोहतक और झज्जर के इलाकों पर कब्जा कर लेता है। तो 1764 में दो संघर्ष हुए। पहला संघर्ष हुआ सिखों और जैन खां के बीच। इसमें जैन खां की हार होती है और सिखों की जीत होती है। सिख जो है अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत और करनाल जैसे इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं। 1764 में ही दूसरा संघर्ष होता है नजीबुद्दौला और सूरजमल के बीच। इस संघर्ष में सूरजमल की जीत होती है और सूरजमल मेवात, रोहतक और झज्जर के इलाकों पर कब्जा करके यहाँ का उत्तराधिकारी जवाहर सिंह को बना देता है। लेकिन 1764 में ही एक बार फिर से सूरजमल और नजीबुद्दौला के बीच संघर्ष होता है और इस संघर्ष में जो है सूरजमल की मृत्यु हो जाती है और मेवात, रोहतक और झज्जर के इलाकों पर दोबारा नजीबुद्दौला का कब्जा हो जाता है। लेकिन 1770 में नजीबुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि नजीबुद्दौला की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी हिसार में। कहाँ पर हुई थी? हिसार में। अब जैसे ही नजीबुद्दौला की 1770 में हिसार में मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद सत्ता संभालता है जाबित खां। जाबित खां कौन था? नजीबुद्दौला का पुत्र था। लेकिन जाबित खां इतना ज़्यादा सुयोग्य नहीं था, इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था और इस अवसर का लाभ उठाते हैं मराठे। इस अवसर का लाभ किसने उठाया? मराठों ने। मराठे जो हैं वो पानीपत की तीसरी लड़ाई हार चुके थे और हारने के बाद वो इसी बात के इंतजार में थे कि कब उनको दोबारा सत्ता में वापसी का मौका मिले। तो उनको सत्ता में वापसी का मौका मिला जब जाबित खां शासक बने और ये ज़्यादा योग्य नहीं थे, तो उस समय इसका लाभ उठाया मराठों ने। उस समय मराठों के सेनापति थे महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया और महादजी सिंधिया का साथ दिया था माधवराव ने। ये भी एक मराठे थे। तो इन दोनों ने जो है इस स्थिति का लाभ उठाया और इनका कब्जा हो गया दिल्ली के ऊपर। यानी मराठों ने महादजी सिंधिया और माधवराव के नेतृत्व में जाबित खां को सत्ता से हटाकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन दिल्ली पर इनका कब्जा जो है ज़्यादा समय तक नहीं रहा और नजफ खां ने कुछ ही समय बाद मराठों को जो है दिल्ली से निष्कासित कर दिया और दिल्ली की सत्ता पर किसका कब्जा हो गया दोबारा से? मुगलों का। जो नजफ खां थे वो एक मुग़ल शासक थे और इन्होंने जो है महादजी सिंधिया और माधवराव को हराकर दोबारा से दिल्ली पर किसका कब्जा करवा दिया? मुगलों का कब्जा करवा दिया। 1781 में नजफ खां का संघर्ष होता है सिखों के साथ। 1781 में नजफ खां और सिखों का संघर्ष होता है और इस संघर्ष में जो है संधि करवाने का काम किया था गजपत सिंह ने।
गजपत सिंह कहाँ के राजा थे? जींद के राजा थे। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1781 में किन किन के बीच संघर्ष हुआ? नजफ खां और सिखों के बीच। और इसमें जो है नजफ खां और सिखों के बीच संधि किसने करवाई? गजपत सिंह ने। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि गजपत सिंह कहाँ के शासक थे? जींद के शासक थे। तो जाबित खां ने सत्ता संभाली और उसका अवसर किसने उठाया? इस अवसर का लाभ किसने उठाया? मराठों ने। महादजी सिंधिया और माधवराव के नेतृत्व में दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन इनका कब्जा दिल्ली पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहा। नजफ खां ने इनको दिल्ली से भगा दिया और दोबारा से नजफ खां ने दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। नजफ खां का 1781 में संघर्ष होता है सिखों के साथ, लेकिन इसी बीच संधि हो जाती है और ये संधि करवाने वाले व्यक्ति हैं गजपत सिंह, जो कि जींद के राजा थे। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद नजफ खां की मृत्यु हो जाती है। कुछ ही समय बाद नजफ खां की मृत्यु हो जाती है और नजफ खां की मृत्यु के बाद चारों तरफ अराजकता फैल जाती है और जो मुगल शासन है, मुगल सत्ता है, वो कमज़ोर होने लगती है। तो स्थिति को भांपकर उस समय के जो मुगल सम्राट थे शाह आलम, उन्होंने क्या किया? जैसे ही उनको लगा कि नजफ खां की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमज़ोर होने लगी, तो शाह आलम ने जो है महादजी सिंधिया को बुलाया। किसको बुलाया? महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया कौन थे? मराठा सेनापति। तो 1785 में महादजी सिंधिया जो हैं दिल्ली पहुंच जाते हैं और दोबारा से जो है मराठों का दिल्ली पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। नजफ खां की मृत्यु के बाद जैसे ही मुगल सत्ता कमज़ोर होने लगती है, तो उस समय के जो मुगल शासक थे शाह आलम, वो स्थिति को भांप जाते हैं और स्थिति को भांप कर उन्होंने मराठों के सेनापति महादजी सिंधिया को दिल्ली बुला लिया। तो 1785 में महादजी सिंधिया दिल्ली पहुंचते हैं और मराठे दोबारा से दिल्ली में सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन 1787 में मुगल सरदार रुहेले सरदार और राजस्थान के राजपूत, ये तीनों मिलकर 1787 में मुगल सरदार, रुहेले सरदार और राजस्थान के राजपूत, ये तीनों मिलकर महादजी सिंधिया को जो है दिल्ली से निकाल देते हैं। 1785 में तो ये दिल्ली पहुंचे ही थे महादजी सिंधिया शाह आलम के बुलावे पर, और धीरे धीरे इन्होंने दिल्ली पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। लेकिन 1787 में इनकी उम्मीदों पर पानी किसने फेरा? महादजी सिंधिया की उम्मीदों पर पानी किसने फेरा? मुगल सरदारों ने, रुहेले सरदारों ने और राजस्थान के राजपूतों ने मिलकर मराठा सेनापति महादजी सिंधिया को दिल्ली से निकाल दिया। लेकिन उसके बाद 1789 में महादजी सिंधिया ने गुलाम कादिर की हत्या कर दी। गुलाम कादिर कौन थे? शाह आलम के कट्टर विरोधी थे। और जैसे ही महादजी सिंधिया ने गुलाम कादिर की हत्या की, तो शाह आलम जो है बहुत खुश हुए और शाह आलम ने जो है महादजी सिंधिया को अपना पुत्र मान लिया और दिल्ली का शासन इन्होंने महादजी सिंधिया को सौंप दिया। दोबारा से समझने का प्रयास करते हैं कि नजफ खां की मृत्यु के बाद, जैसे ही नजफ खां की मृत्यु हुई, दिल्ली पर मुगलों का नियंत्रण कमज़ोर हो गया, यानी मुगल सत्ता कमज़ोर होने लगी। और इस अवसर को भांपकर, इस स्थिति को भांपकर शाह आलम ने महादजी सिंधिया को दिल्ली बुला लिया। 1785 में महादजी सिंधिया दिल्ली पहुंचे और मराठों को मजबूत करना शुरू कर दिया। लेकिन महादजी सिंधिया की उम्मीदों पर पानी फेरा। 1787 में मुगल सरदार, रुहेले सरदार और राजस्थान के राजपूतों ने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर 1787 में महादजी सिंधिया को दिल्ली से बाहर निकलवा दिया। उसके बाद 1789 में महादजी सिंधिया ने शाह आलम के कट्टर दुश्मन गुलाम कादिर की हत्या कर दी। और जैसे ही गुलाम कादिर की हत्या हुई, तो शाह आलम बहुत खुश हुआ
और इन्होंने जो है महादजी सिंधिया को अपना पुत्र मानकर दिल्ली की सत्ता महादजी सिंधिया को सौंप दी। तो उसके बाद महादजी सिंधिया जो है दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। तो गुलाम कादिर की हत्या के बाद मराठा सरदार महादजी सिंधिया जो हैं वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, यानी दिल्ली के सर्वेसर्वा कौन बन जाते हैं उसके बाद? महादजी सिंधिया। जैसे ही महादजी सिंधिया दिल्ली के सर्वेसर्वा बनते हैं तो उन्होंने सबसे पहले हरियाणा को 4 जिलों में बांट दिया। दिल्ली का शासक बनते ही महादजी सिंधिया ने हरियाणा को 4 जिलों में बांट दिया। दिल्ली जिला, सोनीपत जिला, हिसार जिला और मेवात जिला। इन 4 जिलों में हरियाणा को बांट दिया महादजी सिंधिया ने शासक बनते ही। लेकिन 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है और जैसे ही महादजी सिंधिया की मृत्यु होती है, महादजी सिंधिया की मृत्यु के बाद सत्ता संभालते हैं दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया कौन थे? महादजी सिंधिया के पुत्र। तो महादजी सिंधिया के बाद सत्ता किसके पास आ जाती है? दौलत राव सिंधिया के पास। दौलत राव सिंधिया महादजी सिंधिया के पुत्र थे, लेकिन दौलत राव सिंधिया इतने ज़्यादा योग्य, इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। और दौलत राव सिंधिया ने जो है 30 दिसंबर 1803 को एक संधि की। दौलत राव सिंधिया ने 30 दिसंबर 1803 को एक संधि की। इस संधि का नाम है सरजी अर्जन गांव की संधि। इस संधि का नाम क्या है? सरजी अर्जन गांव की संधि। दौलत राव सिंधिया ने सरजी अर्जन गांव की संधि की अंग्रेजों के साथ, और इस संधि के तहत 30 दिसंबर 1803 को पूरा का पूरा हरियाणा अंग्रेजों के अधीन चला गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई? 30 दिसंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच, और इस संधि के तहत पूरा का पूरा हरियाणा जो है अंग्रेजों के अधीन चला गया। और इस तरह से हरियाणा में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत होती है 30 दिसंबर 1803 को सरजी अर्जन गांव की संधि के तहत। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने चर्चा की कि किस तरह से नजीब-उद-दौला और महादजी सिंधिया ने हरियाणा पर शासन किया। उत्तर मुगल काल के अंतर्गत आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जॉर्ज थॉमस के बारे में। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही यदि आपको वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है, आपके पास कोई शिकायत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।